बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जी एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट। बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट को समझने से पहले आपको सही से कंसेप्ट होना चाहिए डॉपलर इफ़ेक्ट का। तो कुछ ज़रूरी बातें जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो हम रिवाइज़ करेंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि इस टॉपिक से बनने वाले जो कुछ MCQs होते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आ रही होती, वो MCQs सॉल्व करने के आप काबिल हो जाएंगे। आपको MCQs सॉल्व करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवाइज़ करेंगे डॉपलर इफ़ेक्ट है क्या। बच्चों, डॉपलर एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने ऑब्ज़र्व किया था कि ऑब्ज़र्वर और जो सोर्स है वेव्स का, या चलें साउंड वेव्स की बात कर लेते हैं, इन दोनों की रिलेटिव मोशन से, एक दूसरे की लिहाज से मोशन से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट से जो मोशन होती है, उसकी वजह से जो ऑब्जर्वर है उसको साउंड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट सुनाई देती है, या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड या लो फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देती है। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, अब इसको आपने रियल लाइफ में शायद ऑब्जर्व भी किया हो। लेट्स सपोज आप एक जगह खड़े हैं और आपके पास एक स्पीड से एक गाड़ी गुजर के जा रही है रोड पे। ठीक है, आपने नोट किया होगा जब वो गाड़ी आपकी तरफ आ रही होती है तो आपको जो उसकी साउंड होती है वो थोड़ी सी बारीक, ठीक है, एक श्रिल साउंड आपको सुनाई देती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली। लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर जाती है तो वो आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक है, आपको लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ यानी एक भारी आवाज़ सुनाई देती है। मतलब कैसे, मैं आप छोटी सी एक आवाज़ सुना के आपको बताता हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स सपोज आप खड़े हैं एक जगह के ऊपर, एक गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, आपको आवाज़ कैसी सुनाई देगी? अब जब आपकी तरफ आ रही है आपको बारीक आवाज़ सुनाई दे रही है, हाई फ्रीक्वेंसी की। लेकिन जब वो आपको क्रॉस करके चली जाएगी तो यही आवाज़ आपको भारी सुनाई देगी। कैसे? और जब वो आपकी तरफ आ रही थी तब कैसी थी आवाज़? तो ये आपने नोट करना है आवाज़ को। पहले जब आवाज़ गाड़ी आपकी तरफ आ रही है आवाज़ बारीक थी, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी। लेकिन जब वो आपको छोड़ के आपसे दूर जा रही है उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। ये है डॉपलर इफेक्ट। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा इफेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आपने सीख लिया बेसिकली डॉपलर इफेक्ट है क्या। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अहम बातें आपको और भी बतानी है कि आखिर ये स्पीड ऑफ साउंड में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है उसमें चेंज क्यों आता है, आखिर ऐसा क्या है। अगर आप देखें, साउंड भी एक वेव है और इसका फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, v = f लैम्डा, है ना ये। ठीक है, अगर आप इसमें से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी v/λ यानी वेव लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है जी ये वेवलेंथ के ऊपर, साउंड की वेवलेंथ के ऊपर। दूसरा ये डिपेंड कर रही है साउंड की वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो अगर साउंड की वेलोसिटी में चेंज आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कह लें आप उसको, या साउंड की वेवलेंथ में चेंज आएगा, तो दोनों की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। तो एक MCQs आपका यहाँ से माइंड में रख लीजिए कि साउंड की फ्रीक्वेंसी किस वजह से चेंज होती है। वो साउंड की वेलोसिटी की वजह से भी चेंज हो सकती है, वो साउंड की वेवलेंथ की वजह से भी चेंज हो सकती है, और इन दोनों की वजह से भी चेंज हो सकती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये आपने सीख लिया। अब ज़रा इसको मज़ीद आगे जो है एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अब जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है ना, पहले मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ साउंड की वजह से चेंज आता है। अगर ऐसा हो, ये बात गौर से सुनना, अगर ऐसा हो कि सोर्स ऑफ साउंड या सोर्स ऑफ वेव वो रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो याद रखो ऑब्जर्वर के मूव करने से, चाहे वो टुवर्ड द सोर्स मूव करे चाहे वो अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करे, ऑब्जर्वर की मोशन से साउंड की वेवलेंथ में चेंज नहीं आता, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है बच्चों, तो याद रख लो कि अगर सोर्स मूव ना करे, ऑब्जर्वर मूव करे, सिर्फ ऑब्जर्वर के मूव करने से
साउंड की वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा, उसकी सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा। अब अगर वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, साउंड इधर आ रहा है, आप इधर जा रहे हो ऐसे, तो इस सूरत में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, v प्लस वी नॉट। और अगर ऐसा हो जाए कि साउंड भी इधर को जा रहा है और ऑब्जर्वर भी इधर को जा रहा है, तो तब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमें माइनस करके मिलती है v माइनस वी नॉट। समझ गए? तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेना है। सेकंड एमसीक्यू जो बन सकता है आपका पॉसिबल, वो ये है कि हमारे पास जो मैंने पॉइंट बताया कि अगर ऑब्जर्वर मूव करे और जो सोर्स है वो स्टेशनरी रहे, तो उस सूरत में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किस वजह से चेंज होती है, साउंड की रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होने की वजह से चेंज होती है। दूसरा केस जो आपको एक और एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यूज सॉल्व करने में आपको हेल्प आउट करते हैं बच्चों। अगर ऑब्जर्वर मूव ना करे, ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो और सोर्स मूव करे, तो सोर्स के मूव करने से रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, बल्कि चेंज आता है साउंड की वेवलेंथ के अंदर, या जो वेव्स आ रही हैं उनकी वेवलेंथ में चेंज आता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रख लो। ऑब्जर्वर सिर्फ मूव करे ऑब्जर्वर, तो क्या होगा, साउंड की रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज आएगा। सिर्फ सोर्स मूव करेगा तो सिर्फ सोर्स के मूव करने से इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा, इसमें चेंज आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और अगर वेवलेंथ में चेंज हुआ तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो ऑब्जर्वर है उसको एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो सुनने को मिलती है। समझ गए बच्चों? ये बात क्लियर होगी आपको? अच्छा, अब ये भी बात याद रख लें कि अगर एक सोर्स है वो स्टेशनरी या एट रेस्ट ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। और अगर वो ऑब्जर्वर से जो सोर्स है वो अवे मूव कर रहा है, तो वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग हो जाती है। आखिर इसकी क्या वजह है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो हमारा डॉपलर इफेक्ट के ऊपर एक कंप्लीट टॉपिक पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ताकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए इस हवाले से, बड़ी डिटेल के साथ एक एक चीज़ आपको बताई हुई है। इसके अलावा बड़ा एक इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन बनता है डॉपलर शिफ्ट के हवाले से, तो डॉपलर शिफ्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको डॉपलर शिफ्ट का मसला है तो वो भी इसी लेक्चर के अंदर, ये जो डॉपलर इफेक्ट का है हमारा चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सोर्स रेस्ट पर होगा ऑब्जर्वर मूव करेगा, या हमेशा ऑब्जर्वर रेस्ट पर होगा सोर्स मूव करेगा, दोनों भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी इस टॉपिक के हवाले से, और एमसीक्यूज जो इस टॉपिक से बनते हैं उसके हवाले से। अब हम आ जाते हैं जी इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो बच्चों, सबसे पहले जो हम यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो है जी हमारे पास रडार सिस्टम। ठीक है, आपको पता है कि रडार सिस्टम बेसिकली हम मोस्टली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कोई भी आपके रीजन में कोई जहाज़ आ रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके रीजन में आ रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये कैसे काम करता है, बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। देखो बच्चों, एक जो है वो वेव जा रही होती है इस तरह से, ये इंसिडेंट वेव ऐसे जा रही है, हमने छोड़ी है फिजा के अंदर। अब अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हमारी फिजा के अंदर मौजूद है वो इसके सामने आएगा, तो वो उससे रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो चेंज फ्रीक्वेंसी इधर जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ज़रा गौर से सुनना। कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं आपको ज़रा डीपली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक चीज़ है जो रेस्ट पे पड़ी हुई है। अब यहाँ से ना क्रस्ट जा रहे हैं ऐसे ऐसे, ये क्रस्ट जो है वो वेव के क्रस्ट जाते जा रही हैं इस तरह से ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये रेस्ट पर होगी ना तो उसी रिस्पेक्ट से जो ये है इससे रिफ्लेक्ट होकर उसी तरह से नीचे आते जाएंगे। इनकी वेवलेंथ या इनके क्रस्ट के दरमियान फासला तब्दील नहीं होगा। फिर से सुन लो बच्चों, ये अगर रेस्ट पर होता तो ये क्रस्ट आया, यहाँ पहुँचा, रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ, फिर नया क्रस्ट आया, कुछ टाइम लेगा, यहाँ पहुँचा, फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, फिर नया क्रस्ट आया, यहाँ पहुँचा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, इस तरह से एक सीक्वेंस से आगे जाते जाएंगे, गैप उतना ही रहेगा। लेकिन अगर एक को इसने रिफ्लेक्ट करके इधर भेज दिया और वेट नहीं किया यहाँ रुक के, बल्कि खुद आगे बढ़ गया, तो फिर दूसरे वाला इससे जल्दी टकरा जाएगा और जल्दी रिफ्लेक्ट बैक करके चला जाएगा, और आगे चलता जा रहा है, इससे आगे वाला भी जल्दी से टकरा जाएगा। तो ये
अब जल्दी जल्दी से क्रस्ट जो है रिफ्लेक्ट, ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट करता जाएगा और आगे को जाता जाएगा। इस तरह ये क्लोज क्लोज हो जाते हैं और क्लोज क्लोज होने से इनकी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ये पॉइंट मुश्किल हो रहा है समझने में, फिर भी आप इतना याद रख लें कि अगर जो है वो एक जो ऑब्जेक्ट है जिससे इसने वेव ने रिफ्लेक्ट होना है, वो अगर इधर को आ रहा है, इधर को, तो वो जल्दी जल्दी इन क्रस्ट को रिफ्लेक्ट करता रहेगा। अगर ये रेस्ट पर होता तो एक टाइम लगेगा, ये क्रस्ट यहाँ पहुंचेगा तो फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर दूसरा यहाँ पहुंचेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, फिर तीसरा यहाँ पहुंचेगा तो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर इसने खुद आगे को बढ़ना शुरू कर दिया तो उसके पहुंचने से पहले ये इसके करीब आ जाएगा और जल्दी रिफ्लेक्ट करके भेज देगा। उससे क्या होगा, ये क्रस्ट जो है वो क्लोज क्लोज होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ वेवलेंथ कम हो जाएगी। ये भी आप देख सकते हैं कि ब्लू एक वेव गई है इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका ये क्रस्ट, ये ट्रफ और ये ट्रफ कह लें आप, चलें, इसके दरम्यान ये वेवलेंथ है, इसकी लैम्डा एक ग्रेटर वेवलेंथ है और लो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब इससे रिफ्लेक्ट किया जो कि इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी क्रस्ट को रिफ्लेक्ट करता जाएगा और ये देखें क्रस्ट क्लोज क्लोज हो जाते हैं, इनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है और फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। जब हाई फ्रीक्वेंसी इसको रिसीव हो जाएगी तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे रीजन के अंदर दाखिल हो चुका है और हमारी तरफ बढ़ रहा है। समझ गए? तो इससे हमें ये बात पता चल जाती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे रीजन में बढ़ चुका है। अब हम उसकी वेलोसिटी भी चेक कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं, हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से वापस जा रहा हो, ये निकल के वापस किसी तरह से उसने देखा कि सामने से कोई अटैक होने लगा है मेरे ऊपर, तो वापस भी जा सकता है। अब अगर वो वापस जाएगा ना, तो वापस जाएगा तो उससे फिर क्या होगा, जो आपको वेवलेंथ मिलेगी ना, वो वेवलेंथ उसकी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब मान लीजिए कि यहाँ से ये हो सकता है कि ऐसे वेव जाए आपके पास ऐसे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। तो याद रख लो बच्चों, ठीक है, अगर ये इस तरफ को आ रहा है तो क्रस्ट को जल्दी जल्दी, क्रस्ट के खुद करीब आता जा रहा है, क्रस्ट के पास जल्दी जल्दी रिफ्लेक्ट करता जाएगा। क्रस्ट ज़्यादा जल्दी से रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे तो करीब करीब हो जाएंगे, वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। ठीक है, अगर ये दूर जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो अब दूर जाते हुए फिर क्या होगा, ये काफ़ी देर के बाद उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जो जो इसको अप्रोच करते जाएंगे उनको रिफ्लेक्ट करता जाएगा क्रस्ट को, और इस तरह से हमारे पास एक वेरी लो फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कोई हमारी फ़िज़ा में आ रहा है या फ़िज़ा से जा रहा है। हम उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें सारी डिटेल बता सकता है ये रडार सिस्टम। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं जी इसके सेकंड यूज़ की तरफ, सोनार सिस्टम यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। बच्चों ये आपने क्लास 10th में पढ़ा भी था, आपको याद होगा कि हम जो शिप्स वगैरह के अंदर सिस्टम यूज़ करते हैं, वाटर के अंदर जो है वो सी लेवल में हम उसकी डेप्थ फाइंड करते हैं, सी की किसी भी पोजीशन के ऊपर कितनी डेप्थ है। उसके लिए एक हमारे पास सेंटर होता है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को सेंड करता है, इधर से यहाँ से टकराती हैं, टकराने के बाद ये वापस इस पॉइंट के ऊपर हमें रिसीव होती हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि कितने टाइम के अंदर ये रिसीव हुई है, हमें इसकी स्पीड का पता है कितनी स्पीड होती है इसकी वाटर में, और कितनी देर के बाद ये वापस आई है, उससे हम उसकी डेप्थ कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अब ये सिर्फ एक यूज़ नहीं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, अब समंदर के अंदर आप हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपकी तरफ बढ़ रहे हो सकते हैं, दुश्मन की सबमरीन आपकी तरफ आ रही होती है, कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। तो फिर आप क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स को समंदर में फेंक देते हैं। ठीक है, अब वो कोई सबमरीन जो आपकी तरफ आ रही है वो उससे रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी। ठीक है, तो आपकी तरफ बढ़ती हुई सबमरीन से जब ये साउंड ये जो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट करके आएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, जैसे यहाँ पर होता था। तो हाई फ्रीक्वेंसी की जो आपको वेव्स जब रिसीव होंगी रिसीवर में, तो आप समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो रिसीव हो रही है, इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है। सही है, तो आप समंदर के अंदर आपके पास आने वाले या दूर जाने वाले मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, सबमरीन्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये एक अनदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसी डॉपलर इफेक्ट की। नंबर 3 पे जी स्पीड ऑफ स्टार्स कह लें, या कोई आपने ये मालूम करना होता है कि स्टार कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, तो उसके बारे में फिर आप किस तरह से मालूम करते हैं, वो भी डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करते हुए आप इस चीज़ को फाइंड करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ज़रा बात गौर से सुनिएगा। हमारे पास जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट को पता होता है कि एक स्टार अगर रेस्ट पे होता है तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो उसको सेंड करता है। ये भी याद रखें कि मैंने आपको जो डॉपलर इफेक्ट समझाया था वो साउंड की हेल्प से समझाया था। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ साउंड के लिए ही एप्लीकेबल है।
ठीक है। साउंड के अलावा ये लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा, ये लाइट के केस के अंदर हम यहाँ डॉपलर इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी हेल्प से हम ये पता चलाते हैं कि कोई स्टार हमारी तरफ बढ़ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब ज़रा देखिए, अब जो साइंटिस्ट है उनको पता होता है कि अगर एक स्टार रेस्ट पर है तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो इमिट कर सकता है, वो फ्रीक्वेंसी उनके पास पहले से पता होती है उनको, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टार जो है अगर वो मूव कर रहा है हमारी जानिब, ठीक है, हमारी तरफ आ रहा है, समझ गए। अब उससे जो लाइट वेव्स आती हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा ये ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा था, इससे आने वाली लाइट वेव जो आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये जो स्टार है अगर हमारी तरफ बढ़ रहा है तो इससे आने वाली जो लाइट रेज हैं जो हमारे पास पहुँचती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। और आपको ये भी पता है कि जो लाइट होती है, इसके जो वाइट लाइट की बात करूँ, 7 कलर्स होते हैं इनके, ठीक है, जिसमें ब्लू भी होती है, रेड भी होती है और बहुत सारे कलर्स होते हैं हमारे पास, राइट। अब वो क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, ठीक है। इस तरह अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब एक लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें पता थी, लेकिन वो स्टार अगर हमारी तरफ आ रहा है तो आते हुए वो कुछ जो लाइट वेव्स है उसको वो फेंक रहा है हमारी तरफ, हमें वो लाइट रिसीव होती हैं। तो अगर हमें ब्लू लाइट, जिसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं, ब्लू लाइट रिसीव होगी, इसका मतलब है ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी तो हाई होती है, तो जो इस स्टार से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी हमें रिसीव हो रही है वो हाई फ्रीक्वेंसी है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब ये हुआ ये स्टार हमारी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि स्टार अगर हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसी सूरत में ही हमारे पास जो इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर हो जाएगी, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर आपको याद हो तो डॉपलर इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि अगर सोर्स मूव करता है ऑब्जर्वर की जानिब, ठीक है, सोर्स ऑब्जर्वर की जानिब मूव करता है तो सोर्स के ऑब्जर्वर की जानिब मूव करने से वेवलेंथ में चेंज आता है। कैसा चेंज आता है, वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है अगर सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की जानिब, ठीक है। तो अब हमारे लिए यही एक सोर्स के तौर पे ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये सोर्स जो है वो इधर को आ रहा है ऑब्जर्वर की जानिब, जिसने इसको ऑब्जर्व करना है, तो वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर शॉर्टर हो जाएगी। अब यही कंसेप्ट, अब ये नहीं कि सिर्फ इस केस के अंदर, इन केस में भी अब यही कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, वो ये कहते हैं कि ये किस तरह से हुआ ये सारा केस, ये वेवलेंथ शॉर्टर कैसी हुई। बच्चों देखो, यहाँ से जो हमें यहाँ रिसीव होती है ना वेव, वो बेसिकली इससे रिफ्लेक्ट होके हमें रिसीव होती है। अब मान लीजिए हमारे लिए तो यही सोर्स है, अगर ये ना होता तो रिफ्लेक्ट करके वापस कौन भेजता। अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वेव्स हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, रिसीव हो रही हैं। इसके रिफ्लेक्ट करने से वेव्स हमें इस एंड के ऊपर या वापस जो है वो रिसीव हो रही हैं, तो ये एक्ट करता है एज अ सोर्स, कह लें आप इसको, ठीक है। अब जब सोर्स मूव करेगा टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये यहाँ पर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, सोर्स मूव करता है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सोर्स जब ऑब्जर्वर की जानिब मूव करता है तो ऐसा होने से क्या होता है, जो इसकी वेवलेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो देख सकते हैं वेवलेंथ कम हो गई, ठीक है। वही केस यहाँ पर भी है, अगर स्टार मूव कर रहा है हमारी जानिब आ रहा है तो स्टार से आने वाली जो वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। समझ गए। अच्छा, तो ये हमें ब्लू शिफ्ट रिसीव होती है, ब्लू वेव रिसीव होती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये स्टार हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ, जो ब्लू कलर की लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि हमने एट रेस्ट देखी थी इस स्टार की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हमने ये चेक करना है हमें रेड कलर की वेव कोई या रेड शिफ्ट मिलती है, ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है। अब जो रेड कलर की जो हमारे पास लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती है, ठीक है। अब ये लो फ्रीक्वेंसी की है, हम जानते हैं कि अगर ये जैसे यहाँ पर ये अवे मूव करेगा तो यहाँ पर जो आपको वेवलेंथ मिलेगी वो लो फ्रीक्वेंसी मिलेगी और ग्रेटर वेवलेंथ मिलेगी, है ना। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये स्टार हमसे अवे मूव कर रहा है तो हमसे अवे मूव करते हुए जो वेवलेंथ होगी वो ग्रेटर होगी, और अगर वेवलेंथ ग्रेटर होगी तो फ्रीक्वेंसी लो होगी, वेवलेंथ ऊपर जाएगी, फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी, क्योंकि वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। कैसे पता चला कि फ्रीक्वेंसी इधर नोमिनेटर में है और ये इधर डिनोमिनेटर में है, समझ के। अच्छा,
तो अगर आपको रेड कलर की लाइट जो है वो रिसीव हो रही है, इसका मतलब ये कि ये एक लो फ्रीक्वेंसी की लाइट है, और लो फ्रीक्वेंसी की लाइट का रिसीव होने का मतलब ये है कि ये जो स्टार है ये आपसे दूर जा रहा है। समझ गए? और इसकी अगर आप चाहें तो इसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने केसेस पढ़ रखे हैं कि जब हमारे पास सोर्स जो है वो मूव करता है टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, या सोर्स मूव करता है अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो क्या केसेस होते हैं। मैं केसेस यहाँ पे लिख देता हूँ एफ, बल्कि आप इसको एफ ए कहें ज़्यादा अच्छा है, इस केस को हम ए कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है नई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या होती है आपको पता है, डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा है, वो इक्वल होती है वी डिवाइडेड बाय वी माइनस यू एस। ठीक है, अच्छा अब देख लें ज़रा गौर से, यहाँ पर एफ भी होता है, इसके अंदर आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ दिस स्टार। ये सोर्स है ना, ये किस स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, ये यू एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स को। अच्छा, अब इस स्टार की जब वो रेस्ट पर होता है उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो आपको पता होती है, और जो वेव्स वो भेजता है उसकी वेलोसिटी क्या है वो तो चेंज नहीं होती, खैर पहले भी वही थी बाद में भी वही थी, वो वेलोसिटी आपको पता होती है, ये भी वही वेलोसिटी यहाँ पर पुट करते हैं, और नई फ्रीक्वेंसी आपको क्या रिसीव हो रही है वो भी आपको मिल जाती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ आपको मिल जाती हैं, 1 2 3 ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी स्टार की वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो आपकी तरफ बढ़ रहा है आपको मिल जाता है। इसी तरह अगर वो स्टार आपसे दूर जा रहा है तो सेम इस केस को हम बी केस कह देते हैं, और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं एफ बी कह देता हूँ, और वो भी आपको मिल जाती है जी कुछ इसी तरह से v डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी आपको बस v प्लस यू एस। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए जी ये आपके पास फार्मूला आ गया, साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो थी आप अब देख सकते हैं आप, ये तमाम चीज़ें वही हैं, ये f की वैल्यू आपको पता होती है, एट रेस्ट जो स्टार लाइट भेज रहा है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसकी क्या वेलोसिटी है, और एफ बी जो आपको नई फ्रीक्वेंसी मालूम होती है, रिसीव हुई आपको वो फ्रीक्वेंसी, उसको आप डिटेक्ट कर लेते हैं डिटेक्टर से, वो मालूम होती है आपको, तो इस तरह से भी आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों बिल्कुल इसी तरह से अब यहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पुलिस वाले होते हैं उनकी गाड़ियों के ऊपर इस तरह का एक सिस्टम लगा होता है जो कि गाड़ियों की स्पीड को मेजर कर रहा होता है। अब वो गाड़ियों की स्पीड को किस तरह से मेजर करते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही केस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है वो वेव्स को सेंड करता है, ये इस गाड़ी से जो है टकराती हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इसको रिसीव होती हैं। ठीक है, अब ये गाड़ी इसकी तरफ मूव कर रही हो या इससे दूर मूव कर रही हो, दोनों सूरतों में जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको डिफरेंट मिलती है जो इसके पास रिसीव होती है। अगर गाड़ी इसकी तरफ आ रही है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हमें वेव्स की फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। बार बार बता चुका हूँ एक ही चीज़ है, ऑब्जेक्ट अगर आपकी तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई मालूम होती है, हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है। क्यों? इस केस के अंदर वेवलेंथ कम हो जाती है, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको जो है वो एक जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है। अगर ये आपसे दूर जा रहा है तो आपको एक लो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई और आपने जो वेव भेजी है आपको पता है कि उनकी वेलोसिटी क्या है और उनकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो है क्या। तो इन्हीं दो फार्मूलों को दोबारा से यूज़ करते हुए आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये गाड़ी जो है वो आपकी तरफ आ रही है, ये जो गाड़ी जिसके ऊपर ये सिस्टम लगा हुआ है इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो अब यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो है ना, ये जो गाड़ी है इससे वेव रिफ्लेक्ट होकर इसकी तरफ जा रही हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि ये गाड़ी एक सोर्स है जो रिफ्लेक्ट करके वेव्स को इधर भेज रहा है ना। तो ये सोर्स जो जिससे वेव्स टकरा के हमारे पास रिसीव हो रही हैं, अगर वो हमारी तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस गाड़ी की तरफ आएगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिलेगी, रिसीव होगी, वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, इन्हीं दो फार्मूलों को जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है, ये वाला केस यूज़ करके ये फ्रीक्वेंसी आपको पता होता है, किस फ्रीक्वेंसी की आपने वेव्स भेजी हैं, उसकी वेलोसिटी क्या थी वो आपको पता होता है, नई फ्रीक्वेंसी आपको क्या रिसीव हुई डिटेक्टर से वो आपको पता चल जाता है। तो इस तरह से आप यूएस यानी इस सोर्स की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन ये होती है कि ये सोर्स है, ये लाइट, ये जो है वो वेव्स को भेज रहा है ऐसे, तो ये सोर्स है। नहीं, यहाँ से देखें जो फ्रीक्वेंसी इसको रिसीव हुई है उसका सोर्स कौन है, उसका सोर्स ये है। अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता तो क्या रिफ्लेक्ट होकर आती वेव्स? नहीं आती ना। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, तो ये एज अ सोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वेव्स इधर जा रही हैं।
समझ गए। और ये वेव्स इधर जाएंगी, यहाँ पर रिसीव होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई या लो होने से आपको आइडिया हो जाएगा। अब अगर वो जो है वो इधर जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमें हाई मिलेगी, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे। और अगर वो इससे अवे मूव कर रहा है तो आपको वहाँ पर रिसीवर एंड पे लो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ऑब्जर्व भी तो आप कर रहे हैं ना यहीं से, तो ये आप रिसीवर भी हैं, ठीक है। इस वक्त ये सोर्स है और ये रिसीवर है। क्यों? क्योंकि ये वेव्स को रिफ्लेक्ट करके उसकी तरफ भेज रहा है, तभी तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करते हुए आप ऑटोमोबाइल्स की जो स्पीड होती है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।